प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज हम दिए गए आंकड़ों से आलेख निरूपण करेंगे। उसमें दंडालेख का अध्ययन करेंगे कि दंडालेख किस तरह से बनाए जाते हैं। तो प्रश्नावली 3.3 में हमारा प्रश्न नंबर 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर आकृति, जो आपको यहाँ पर आकृति दिखाई दे रही है, इसको देखकर आपको उत्तर देने हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। आपको इस दंडालेख में दिख रहा होगा, जिसका दंडालेख सबसे ऊंचा है वही पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा संख्या है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर बिल्लियां सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि उसका दंड सबसे ऊंचा है। उसके दंड की ऊंचाई हमको दी हुई है 10 तक की, इसलिए वो सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसी दंडालेख पर आधारित हमारा दूसरा प्रश्न है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो ये भी हम दंडालेख से देख के बता सकते हैं कि जो कुत्ते हैं उनकी संख्या 8 तक है दंडालेख में, इसलिए 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो इस तरह से अगर आपको दंडालेख पहले से दिया गया हो तो उसको ध्यान से देखने के बाद भी आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमको एक दंडालेख दिया हुआ है, जिसमें हमको एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दी गई है। तो आपको दंडालेख में दिख रहा होगा, जो क्षैतिज अक्ष है उस पर तो हमको वर्ष दिए गए हैं, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उस पर हमको दी गई है बेची गई पुस्तकों की संख्या। तो इस तरह से हमको इस पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, उनको आपको हल करना है। तो सबसे पहले हमको प्रश्न में दिया गया है, पूछा है कि वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ष 1989 में लगभग बेची पुस्तकों की संख्या। तो आपको यहाँ दंडालेख में दिख रहा होगा, वर्ष 1989 का दंड देखिए आप, वर्ष 1989 का दंड 150 और 200 के लगभग बीच में है। तो इस तरह से 150 और 200 के लगभग बीच में होता है 175। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेची गई पुस्तकों की संख्या बराबर 175। तो वर्ष 1989 में लगभग बेची गई पुस्तकों की संख्या कितनी लिखेंगे आप, 175। इसी तरह से अगला है हमारा वर्ष 1990 में लगभग बेची गई पुस्तकों की संख्या। वर्ष 1990 दूसरा दंड है हमारा, देखिए यहाँ पर दूसरे दंड में जो हमारा वर्ष 1990 है उसकी पुस्तकों की संख्या हमारे 450 और 500 के बीच में है यहाँ पर। तो 450 और 500 के बीच में आता है 475। तो इस तरह से वर्ष 1990 में लगभग बेची गई पुस्तकों की संख्या प्राप्त हुई 475। ये लगभग में हम इसलिए ध्यान कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको बीच बीच में मान नहीं दिए हुए। 100 के बाद 200, 200 के बाद 300, 300 के बाद 400, फिर 500, इस तरह से है। तो इस तरह से हमको लगभग यहाँ पर पूछा गया है। इसी प्रकार वर्ष 1992 में लगभग बेची गई पुस्तकों की संख्या। अब वर्ष 1992 में आप देखिए, इसका हमारा जो बिंदु है वो 200 से ठीक थोड़ा सा ऊपर है, ज्यादा ऊपर नहीं है, बीच में भी नहीं है, लेकिन 200 के ठीक थोड़ा सा ऊपर है। तो 200 और 250 के बीच में मान सकते हैं उसको आप। तो इसकी हमारी संख्या हो गई लगभग 225। इस तरह से इस दंडालेख को देखते हुए लगभग में हमने अपने पहले प्रश्न का उत्तर क्या ज्ञात किया कि 1989 में लगभग बेची गई पुस्तकें 175, 1990 में लगभग बेची गई पुस्तकें 475, फिर 1992 में लगभग बेची गई पुस्तकें 225। अब इसी तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 है इसका कि किस वर्ष में लगभग 475 उत्तर पुस्तिकाएं बेची गई। तो अब देखिए, किस वर्ष में लगभग 475 उत्तर पुस्तिकाएं बेची गई। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर पहले प्रश्न में पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। देखिए 475 उत्तर पुस्तिकाएं कौन से वर्ष में बेची गई है, वर्ष 1990 में। और दूसरा प्रश्न है कि किस वर्ष में 225 उत्तर पुस्तिकाएं बेची गई। तो इसका भी उत्तर हम यहाँ पर पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, वर्ष 1992 में। तो इस तरह से इसके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया लगभग
475 पुस्तकें वर्ष 1990 में और लगभग 225 पुस्तकें वर्ष 1992 में बेची गई। तो इस तरह से हमने पहले सवाल में ही हमारे दूसरे प्रश्न का भी उत्तर ज्ञात कर लिया था, लेकिन पूछने का तरीका देखिए, यहाँ पर वर्ष दिया गया है और पुस्तकों की संख्या पूछी गई है, जबकि दूसरे में हमको पुस्तकों की संख्या दी गई है और वर्ष पूछा गया था। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है, एक्स अक्ष पे हमने वर्ष लिया है और पुस्तकों की संख्या ली है वाई अक्ष अर्थात ऊर्ध्वाधर अक्ष पे। क्षैतिज अक्ष को हम एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष को वाई अक्ष भी कह सकते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि किन वर्षों में 250 से कम उत्तर पुस्तिकाएं बेची गई। किन वर्षों में 250 से कम उत्तर पुस्तिकाएं बेची गई। तो इसके लिए भी हम दंड आलेख का प्रयोग कर सकते हैं। दंड आलेख में आपको दिख रहा होगा 250 से कम उत्तर पुस्तिकाएं। इसका भी उत्तर आपको पहले प्रश्न में मिल चुका है। देखिए यहाँ पर वर्ष 1989 में हमने बेची थी 175 उत्तर पुस्तिकाएं, उसका दंड आलेख देखिए छोटा है। इसी प्रकार वर्ष 1992 में बेची थी हमने 225 उत्तर पुस्तिकाएं, उसका भी दंड आलेख देखिए 250 से नीचे आ रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न नंबर 3 में भी हम लिख सकते हैं कि वर्ष 1989 और 1992 में 250 से कम उत्तर पुस्तिकाएं बेची गई। अब अगला हमारा प्रश्न है इसी पर आधारित कि क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। कि वर्ष 1989 में आपने 175 ज्ञात किया, यहाँ से वो 175 आपने लगभग किस आधार पे लिख दिया। तो आप सबको ध्यान है, यहाँ पर हमारा पैमाना अर्थात स्केल लिखा हुआ है 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें, अर्थात 0 से लेकर 100 तक 1 इकाई है, 100 से लेकर 200 तक 2 इकाई, 200 से 300 तक 3 इकाई, 300 से 400 तक 4 इकाई, 400 से 500 तक 5 इकाई, इस तरह से है। तो हमको ध्यान है कि वर्ष आलेख में 1989 का जो दंड आलेख है वो देखिए आप 1.5 और 2.0 के मध्य में है, अर्थात 150 से 200 के मध्य में है। लेकिन हमने 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें मानी है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे 1.5 से 2.0। तो 1.5 व 2.0 सेमी के मध्य में है। अतः हम जो 1.75 है, क्योंकि 1.5 व 2.0 के मध्य में होता है 1.75, और पैमाना हमने कितना माना है 1 इकाई बराबर 100। तो इसलिए 1.75 इकाई को हम 100 से गुणा कर देंगे। जब हम इसको 100 से गुणा कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 175। तो इस तरह से वर्ष 1989 का दंड आलेख हम 1.75 गुणा 100 के आधार पर हम आकलित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न में भी दंड आलेख दिया गया है, उसी पर आधारित हमने प्रश्नों के उत्तर उसको बहुत ध्यान से देखते हुए दिए हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमें 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन्हें हमको एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित करना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कक्षा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं 6 कक्षाएं हैं और इसमें पढ़ने वाले विभिन्न विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा इस सारणी पर ही आधारित है कि आप किस प्रकार स्केल का चुनाव करेंगे, स्केल अर्थात पैमाने का। तो देखिए स्केल आप सबको ध्यान है 0 से शुरू होती है, इसमें अधिकतम मान कितना है 135 और हम उससे लेते हैं कुछ अधिक, अर्थात हम स्केल 0 से प्रारंभ करते हुए कहां तक लेंगे 140 तक। तो इस पहले ए भाग का उत्तर आप लिख सकते हैं पैमाना या स्केल 0 से प्रारंभ करके 140 तक लेंगे। 140 तक लेने का कारण आपको बता दिया है कि हमारे पास अधिकतम मान 135 है, तो उससे हमको कुछ ज्यादा लेना है, तो हमने ले लिया 140 तक। अब स्केल अपन ने ये देख ली कहां से कहां तक लेनी है। अब ये लेना है जो ऊपर वाला आपको खाना दिख रहा है कक्षाओं वाला, ये लेना है हमको क्षैतिज अक्ष पर और ये लेना है ऊर्ध्वाधर अक्ष पर। तो देखेंगे अब फिर लिख देते हैं क्षैतिज अक्ष पर
कक्षा और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या। जी पिछले सेशन में हमने उदाहरण किए थे, उसमें ही बताया था कि जो सारणी है उसमें ऊपर वाला क्षैतिज अक्ष पर लेना है और जो संख्या आएगी वो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर। अब आपको ध्यान है कि जो इसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसमें हमको संख्या दी गई है, तो उसके लिए हमको पैमाना भी लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हम पैमाना लेंगे जो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर काम आएगा। पैमाना 1 इकाई बराबर, 1 इकाई आप सबको बताया था अभी 1 सेंटीमीटर की होती है। 1 इकाई बराबर हम यहाँ पर ले लेंगे 10-10 का अंतराल, क्योंकि 5-5 का अंतराल लेने पर बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा आलेख, इसलिए हमको यहाँ पे लेना है 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। और हम इसमें 10-10 की वृद्धि करते जाएंगे। जैसे 0 से हम प्रारंभ करेंगे तो 10, 20, 30 इस तरह से लेकर हमको 140 तक लेना है। तो इस तरह से हमने स्केल का चुनाव इस प्रकार किया। अब आगे इसका हमारा दूसरा प्रश्न है। ये देखिए अब हम किस तरह से इसका दंड आलेख बनाएंगे। एक्स अक्ष पर या क्षैतिज अक्ष पर हमको लेना है कक्षा और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लेना है विद्यार्थी। सबसे पहले हम जो यहाँ पर पैमाना हमने माना है वो लिखेंगे 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। तो 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। विद्यार्थियों की संख्या लिखने के बाद में यहाँ पर हमको देखना है कि जो हमने कक्षा ली है वो 1-1 का अंतर है। सबसे पहले 5वीं, फिर 6ठी, फिर ली है 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और देख लीजिए वापस 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और सबसे अंत में आएगी 10वीं क्लास। तो इस तरह से एक एक खाना छोड़ते हुए आपको लेनी है, नीचे भी और यहाँ पर भी आपने जो अंतर लिया है वो है 10-10 का, क्योंकि 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। तो जो हमारे आलेख में ग्राफ पेपर में जो इसके बाद में जो पहला खाने की गहरी लाइन है उस पर लिखना है 10। ठीक उस लाइन के सामने, ना ऊपर ना नीचे, ठीक सामने आएगा 10। फिर यहाँ पर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140। क्योंकि हमारा अधिकतम मान यहाँ पर 135 है तो इसलिए हमको उससे थोड़ा सा ज्यादा लेना है 140 तक। अब देखिए कि किस तरह से हमको ये आलेख बनाना है। आप सब अपनी कॉपी में ठीक इसी तरह से बनाएं। क्षैतिज अक्ष बनाएं पहले, फिर इधर बनाएं ऊर्ध्वाधर अक्ष और उसके बाद में ये नंबरिंग करें यहाँ पर कक्षाओं की और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या की। उसके बाद ही आपको आलेख बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कक्षा और इधर हम लिखेंगे विद्यार्थी। तो इस तरह से जब हमने कक्षा और विद्यार्थी अंकित कर दिए क्षैतिज अक्ष पर, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर, उसके बाद हमको दंड आलेख बनाना शुरू करना है। तो 5वीं कक्षा के लिए देखिए आप 135 अर्थात यहां से हम चलेंगे तो 130 और 140 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर हम उसको ठीक बीचों बीच में 130 के बाद में जो 5 छोटे खाने हैं
उनको जब हम मिला देंगे 130 में तो हमें 135 विद्यार्थी प्राप्त हो जाएंगे। और हम यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ध्यान से रखते हुए, जो ये लाइन है इस लाइन से अपनी स्केल से बिल्कुल सीधी और इस लाइन से दूसरी लाइन बिल्कुल खींचनी है आपको 135 तक। तो देखिए किस तरह खींचेंगे आप लाइन। तो ये जो हमारा पहला बना है 5वीं कक्षा के लिए विद्यार्थियों की संख्या वो प्राप्त हुई हमें 135। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 135। फिर ऐसे ही 6ठी कक्षा के लिए आप देखिए कितने हैं 120। तो 120 भी आपको यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल सीधा। इसकी सीध में बिल्कुल हमको ठीक नीचे देखना है 6ठी के ऊपर, वहां तक हमको लाइन खींचनी है। ये दंडालेख आपका जैसे ही आप 120 तक लाइन पूरी खींच जाएगी आपका दंडालेख 6ठी क्लास का भी बन जाएगा। हर क्लास के लिए अलग अलग दंड से हम निरूपित कर रहे हैं। तो इस तरह से जो ये हमारा दंड है ये है 6ठी क्लास के लिए 120। तो यहाँ पर 120 आप लिख देंगे। उसके बाद है 7वीं कक्षा। 7वीं के लिए है 95। 95 को आप देखिए 90 और 100 के बीच में प्राप्त होगा। तो यहाँ से 90 और यहाँ 100 इसके बीच में ठीक 5 खाने ऊपर 90 से 95। इधर हम लाइन खींच देंगे 95 तक की। तो इस तरह से ये प्राप्त हुआ 7वीं का दंडालेख 95 तक। इसी प्रकार 8वीं का पूरा 100। तो जो 100 की सीध है पूरी उसमें आपको खींचना है 8वीं का दंडालेख। तो इस तरह से ये आपने खींचा 8वीं का दंडालेख और यहाँ पे अंदर अंकित कर देंगे हम 100। इससे आपको देखते ही मालूम पड़ जाएगा, यहाँ पर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 5वीं के कितने विद्यार्थी हैं 135, 6ठी के कितने हैं 120। इसके बाद आता है 9वीं कक्षा। 9वीं में देखिए कितने विद्यार्थी हैं 90। तो यहां से हम देखेंगे 90 तक पूरा देखते हुए 90 दंडालेख आपको खींचना है। और यहाँ पे हम लिख देंगे 90। इसके बाद देखिए 10वीं में है 80। 80 भी हमको पूरा मान दिया हुआ है। यहाँ पर 80 की ठीक सीध में हम जाएंगे और नीचे देखेंगे 10वीं क्लास। तो इस तरह से जो हमने दंडालेख बनाया उसमें हमको अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो गई। 135, 120, 95, 100, 90 और 80। सबसे छोटा दंडालेख हमारा 10वीं क्लास का है। अब इस पर आधारित दंडालेख बनाने के बाद में हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर आपको इनको देखते हुए देना है। जैसे ये पहला प्रश्न था, आप स्केल का चुनाव किस प्रकार करेंगे, तो ये हमने कर लिया। अब हम इसका बी भाग करेंगे। इसके बी भाग में हमसे पूछा गया है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो आपको यहां से दिख रहा है अधिकतम ऊंचाई का दंडालेख हमारे 5वीं क्लास का है। तो इसका उत्तर लिख देंगे हम कक्षा 5 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और
इसी में हमको दूसरा पूछा गया है कि किस में न्यूनतम है। तो न्यूनतम देखिए आप किस में है, 10वीं कक्षा में। और कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। अब हमको इसका तीसरा भाग अर्थात दिया हुआ है कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों के साथ अनुपात। कक्षा 6 में जितने विद्यार्थी हैं और कक्षा 8 में जितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या में क्या अनुपात है। तो ये देखिए आप, कक्षा 6 के विद्यार्थियों का कक्षा 8 के विद्यार्थियों के साथ अनुपात। तो आपको आलेख में दिख रही होगी उनकी संख्या दोनों की, उनकी दोनों की संख्याओं के मध्य में हमको अनुपात का निशान लगाना है। कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं 120 और कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं 100। ये हो गया उनका अनुपात। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों अनुपात, इनको हम सरल अनुपात में ही बदल सकते हैं। तो आपको दिख रहा है ये दोनों संख्याओं में अगर कोई संख्या कटती है तो हम उसे काट सकते हैं। तो 0 से 0 कटेगा 12:10, सरल अनुपात में बदल गया। अभी भी ये संख्याएं एक दूसरे से कट रही हैं। ध्यान कीजिए ये दोनों संख्याएं 2 के पहाड़े में आती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 का भाग, 2 से कटेगा भाग जाएगा, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10। तो इस तरह से कक्षा 6 के विद्यार्थियों का कक्षा 8 के विद्यार्थियों के साथ अनुपात प्राप्त हुआ 6:5। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 3 में बहुत ध्यान से देखिए, आपने ग्राफ बनाना है आपको आलेख में, फिर उनके आधार पर जो हमारे प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न 4 है कि एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के प्रदर्शन के आधार पर दोहरा दंड आलेख खींचिए। अर्थात हमको एक ही आलेख में 2 आलेख बनाने हैं अब की बार। इसमें हमको देखिए 5 विषय दिए गए हैं और उनके प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के प्राप्तांक दिए गए हैं। ये सारे प्राप्तांक अधिकतम अंक 100 में से है, इसलिए जब हम पैमाना लेंगे तो वो 0 से लेकर 100 तक लेंगे और 10-10 का अंतर लेके लिया है हमने यहाँ पर। तो पैमाना हो गया 1 इकाई बराबर 10 अंक। ठीक है, अब देखिए प्रथम सत्र के अंक और द्वितीय सत्र के अंक, इन्हीं के आधार पे हमको बनाना है हमारा दोहरा दंड आलेख। तो एक तो अंग्रेजी है और एक विषय हिंदी है और गणित, विज्ञान, सामाजिक। तो पहले सत्र को हमने दर्शाया है केवल खाली आयत से, दूसरे सत्र को दर्शाया हमने जिसमें हमको लाइनें खींच रखी है। इस तरह से हमने दोहरे दंड आलेख में दोनों में अंतर किया है। तो सबसे पहले प्रथम सत्र में अंग्रेजी के प्राप्तांक है 67 और द्वितीय सत्र में है 70। तो देखिए 67 अर्थात 70 से ठीक 3 छोटे खाने नीचे आएगा 67 और 70 तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। तो इस तरह से अंग्रेजी का हमारा पहला दोहरा आलेख हो गया, दंड हो गए, जिसमें 67 और 70 ये पहले सत्र के लिए और ये द्वितीय सत्र के लिए। तो द्वितीय सत्र में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने लाइन खींच देनी है, जिससे आपको ध्यान हो जाए कि ये जो हमारे आलेख है दूसरा वाला ये किसका है, द्वितीय सत्र का। इस तरह से हिंदी में 72 और 65। तो पहले सत्र में देखिए हिंदी में 72 है, उसके बाद 65 अर्थात कम हो गया है। तो इसमें ध्यान रखना है कि आपको 65 तक जब हम लेंगे तो इसमें हमको फिर ये ऐसे नीचे दूसरे सत्र में दिखाने हैं। तीसरे सत्र में 88 और 95।
88 अर्थात 90 से ठीक 2 छोटे खाने कम, वो 88 होगा, और 90 से ठीक 5 छोटे खाने ज्यादा, वो होगा 95। तो द्वितीय सत्र में 95 अंक प्राप्त किए गणित में। तो उसके जो हमारा दंड आलेख है उसको भी हम ऐसे लाइन खींच देंगे उसमें, जिससे अंतर हो जाएगा। इसी तरह विज्ञान में पहले में 81 है, दूसरे में 85। तो 81 अर्थात 80 से ठीक 1 ज्यादा करते हुए यहाँ पर 81, और 80 से 5 ज्यादा करते हुए 85। तो आप सभी अपनी अपनी कॉपी में इस तरह से आलेख बनाते रहें और साथ साथ बनाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। पहले एक बार समझ लें फिर बनाएं। सामाजिक ज्ञान में 73 और फिर 75। 73 अर्थात 70 से ठीक 3 छोटे खाने ज्यादा, और 75 में उससे ठीक 2 छोटे खाने ज्यादा। तो इस तरह से ये जो हमारे को प्राप्त हुआ है ये कहलाता है दोहरा दंड आलेख, क्योंकि ये प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र दोनों के अंक हम एक ही आलेख में दिशा रहे हैं, इसलिए ये कहलाएगा दोहरा दंड आलेख। अब इसी दंड आलेख पर आधारित हमारे को कुछ प्रश्न भी करने हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रश्न में सबसे अधिक सुधार किया। जिस विषय में सुधार किया, तो सुधार कैसे निकालेंगे कि पहले से दूसरे सत्र में वृद्धि हो रही है तो धनात्मक, अगर कमी हो रही है तो ऋणात्मक। तो हम लिखेंगे अंग्रेजी विषय के अंकों में वृद्धि। पहले आप देखिए, अंग्रेजी विषय के अंकों में वृद्धि। 70 में से 67 को घटा देंगे तो प्राप्त होगा 3। अंग्रेजी के बाद हिंदी, हिंदी विषय के अंकों में वृद्धि। अब हिंदी में आपको दिख रहा है कि प्रथम सत्र से द्वितीय सत्र में अंक कम हुए हैं, तो अर्थात उसमें जो वृद्धि है वो ऋणात्मक हुई है -7 की। गणित विषय, गणित विषय के अंकों में वृद्धि। तो गणित विषय में आपको दिखाई दे रहा है दूसरे सत्र में जो हमारे अंक हैं वो है 95 और प्रथम सत्र में है 88। तो 95 में से 88 घटाएंगे, प्राप्त होगा हमें 7। तीसरा है विज्ञान, विज्ञान विषय के अंकों में वृद्धि। अब विज्ञान विषय में भी आप देखिए, द्वितीय सत्र में से प्रथम सत्र को घटाएंगे तो 85 माइनस 81, इस तरह से 4 अंकों की वृद्धि हुई। अंतिम हमारा है सामाजिक, सामाजिक विषय के अंकों में वृद्धि। तो सामाजिक विषय में आप द्वितीय सत्र में देखिए कितने अंक हैं, 75, और प्रथम सत्र में है 73, तो वृद्धि हुई है 2। इस तरह से हमने देखा पांचों विषयों में केवल जो हिंदी विषय है उसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई है, बाकी सब में धनात्मक वृद्धि हुई है। हमको ज्ञात करना था कि अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किसमें हुआ है, अर्थात सबसे ज्यादा वृद्धि धनात्मक किसमें हुई है। आप देखिए यहाँ पर गणित विषय में। तो क्यों गणित आप सबका भी फेवरेट विषय होगा, आप सब उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो इस तरह से गणित विषय के अंकों में उसकी वृद्धि हुई है। तो हम लिख देंगे अतः गणित विषय में प्रदर्शन में सुधार हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा वृद्धि गणित विषय में हुई है,
इसलिए गणित विषय में प्रदर्शन में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक सुधार तो देखिए इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, लेकिन सबसे अधिक सुधार किसमें हुआ है? गणित विषय में। तो अब हमारा इसका ही दूसरा प्रश्न है कि किस विषय में सुधार सबसे कम है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो किस विषय में सुधार सबसे कम है, तो बता सकते हैं आप कौन से विषय में सुधार सबसे कम है जिसमें सबसे कम वृद्धि हुई है। तो देखिए सामाजिक ज्ञान विषय में सबसे कम वृद्धि हुई है, तो इसका दूसरे का हम उत्तर लिख सकते हैं कि सामाजिक विषय में सबसे कम सुधार है। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा आलेख है वो सही होना चाहिए और सारणी के मान बिल्कुल सही होने चाहिए। इसी के आधार पे हम जो हमारे प्रश्न है उनके उत्तर सही दे सकते हैं। तो सबसे ज्यादा सुधार हुआ है गणित विषय में और सबसे कम सुधार हुआ है सामाजिक विषय में। अब इसी में हमारा तीसरा प्रश्न है कि क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो हम देख रहे हैं कि क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। नीचे गिरा का अर्थ है कि किसी में अंक कम भी हुए हैं क्या। तो देखिए यहाँ पर सब में वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक, अर्थात जो हिंदी विषय है उसमें उसके अंक कम हुए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हिंदी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 4 पूरा होता है। एक बार आप वापस देखिए कि सबसे पहले हमको इसमें दोहरा दंड आलेख बनाना था। तो दोहरा दंड आलेख बनाने से भी पहले आपको यहाँ पर पैमाना लेना पड़ेगा और क्षैतिज अक्ष पे विषय और ऊर्ध्वाधर अक्ष पे आपको लेने पड़ेंगे अंक। फिर जो दोहरे दंड आलेख होता है उसमें आपको दोनों में अंतर करना होगा। एक में प्रथम सत्र खाली, द्वितीय सत्र में आपको तिरछी लाइन, उससे दोहरा दंड आलेख प्राप्त होगा और फिर इस पर आधारित हम विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले सेशन में हम चांस और प्रोबेबिलिटी के साथ फिर मिलेंगे।